सेटेट की तैयारी में ना एक ऐसा सीक्रेट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। क्या ये बात पता है कि करीब करीब 10% पेपर सिर्फ 3 लोगों के विचारों से आता है? जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की और लॉरेंस कोलबर्ग। जी हाँ। और अगर इन तीनों को बस ठीक से समझ लिया ना, तो सीडीपी हो, लैंग्वेज हो या मैथ्स पेडागोजी, इन सब को मिलाकर पूरे 15 नंबर कहीं नहीं गए, एकदम पक्के हैं। पता है, इन्हें सीटीईटी की होली ट्रिनिटी यानी कि त्रिमूर्ति भी कहा जाता है। और सच कहूं तो बिल्कुल सही कहा जाता है। लेकिन सबसे बड़ी कंफ्यूजन भी तो इन्हीं को लेकर होती है कि भाई भाषा पहले आई या विचार, डेवलपमेंट पहले होता है या लर्निंग। तो चलिए अगले कुछ मिनटों में ना इन्हीं सवालों का एकदम पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले महारथी से, एक ऐसे स्विस बायोलॉजिस्ट जो बाद में मनोवैज्ञानिक बन गए। नाम है जीन पियाजे और इन्हें कहा जाता है द रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी कि मौलिक संरचनावादी। तो रैडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सुनने में थोड़ा भारी भरकम शब्द लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। पियाजे के लिए बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है, अ लिटिल साइंटिस्ट। वो कोई खाली बर्तन नहीं है कि हम आए और उसमें ज्ञान भर दिया, नहीं, बल्कि वो तो खुद एक्टिवली, मतलब सक्रिय रूप से दुनिया के साथ प्रयोग करके अपनी समझ बनाता है। और यहीं पर आता है उनका सबसे जरूरी आइडिया। पियाजे के लिए हमेशा याद रखिए, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, मतलब विकास पहले होता है और सीखना उसके पीछे पीछे आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे बच्चे की बायोलॉजिकल मैच्योरेशन यानी जैविक परिपक्वता होती है, जैसे जैसे उसका दिमाग उम्र के साथ विकसित होता है, तभी वो नई चीजें सीखने के काबिल बनता है। तो सवाल ये है कि ये नन्हा वैज्ञानिक अपना ज्ञान बनाता कैसे है? इसके 2 मेन प्रोसेस हैं। पहला है असिमिलेशन यानी आत्मसात्करण। इसका मतलब है पुरानी जानकारी में ही किसी नई चीज को फिट कर लेना। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने एक सफेद कुत्ता देखा और सीख लिया कि ये डॉग है। अच्छा, अगले दिन उसने एक सफेद बिल्ली देखी, 4 पैर 1 पूंछ, तो उसे भी डॉग बोल दिया। ये हुआ असिमिलेशन। लेकिन जब वो बिल्ली म्याऊ करेगी तब काम आएगा दूसरा प्रोसेस, अकोमोडेशन यानी समायोजन। अब बच्चा अपने दिमाग के फोल्डर को मॉडिफाई करेगा और कैट का एक नया फोल्डर बना लेगा। तो पियाजे का बच्चा तो एक अकेला साइंटिस्ट निकला, जो अंदर से बाहर की ओर डेवलप हो रहा है। लेकिन एक मिनट, इस पूरी पिक्चर में समाज कहाँ है, दोस्त कहाँ है, टीचर्स कहाँ हैं, ये सब कहाँ गए? और बस इसी सवाल के साथ हम आ पहुंचते हैं सीधा लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी के दरवाजे पर। वाइगोत्स्की कौन थे? वो थे एक सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी सामाजिक संरचनावादी। वाइगोत्स्की के लिए ना ये पूरी इक्वेशन ही उल्टी थी। पियाजे ने कहा था डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, है ना? वाइगोत्स्की कहते हैं नहीं, लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। मतलब सीखना विकास को अपने पीछे खींचता है। ये एक बाहर से अंदर की तरफ चलने वाला प्रोसेस है। और इस सोशल लर्निंग को मुमकिन बनाने के लिए वाइगोत्स्की ने 3 बड़े कमाल के टूल्स दिए हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कौन से हैं वो? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी ZPD, स्कैफोल्डिंग और मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO। तो ये स्कैफोल्डिंग, जिसे पौड़ या ढांचा भी कहते हैं, आखिर है क्या? देखिए, ये वो टेम्पररी मदद है, वो अस्थायी सपोर्ट है जो एक MKO यानी कोई भी ज्यादा जानने वाला इंसान एक लर्नर को देता है ताकि वो अपना ZPD पार कर सके। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है साइकिल चलाना सीखना। जब कोई पीछे से साइकिल पकड़ता है ना और फिर सही टाइम पर छोड़ देता है, बस वही है स्कैफोल्डिंग। अब देखते हैं इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा टकराव। जब कोई बच्चा खुद से बात करता है तो क्या होता है? पियाजे के हिसाब से ये ईगोसेंट्रिक स्पीच है, मतलब ये बच्चे की अपरिपक्वता की निशानी है, इसका कोई खास फायदा नहीं है। लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं, अरे रुको, वो इसे कहते हैं प्राइवेट स्पीच, और उनके लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इससे बच्चा अपने कामों को दिशा देता है, खुद को गाइड करता है, प्लानिंग करता है। तो ये सीखने का एक जरूरी टूल है, कोई कमी नहीं। अच्छा, तो अब तक ये तो समझ आ गया कि बच्चा सीखता कैसे है, पर एक और बड़ा सवाल है, वो ये कैसे तय करता है कि क्या सही है और क्या गलत? और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे खिलाड़ी की, लॉरेंस कोलबर्ग, और उनकी नैतिक विकास की थ्योरी की। कोलबर्ग ने क्या किया? उन्होंने लोगों को एक कहानी सुनाई जिसे हाइंस डिलेमा कहते हैं।
कहानी कुछ यूं है कि हाइंज नाम का एक आदमी है, उसकी पत्नी बहुत बीमार है, मर रही है। एक दवाई है जो उसे बचा सकती है, पर वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो वो उसे बचाने के लिए दवाई चुरा लेता है। अब सवाल ये है, क्या हाइंज ने सही किया? लेकिन देखिए, कोलबर्ग को इस बात पे कोई दिलचस्पी नहीं थी कि जवाब हाँ है या ना। उन्हें तो दिलचस्पी थी उस जवाब के पीछे की रीजनिंग में, उसके पीछे के तर्क में। और इसी तर्क के आधार पर उन्होंने 3 लेवल बताए। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, यहाँ नैतिकता सजा और इनाम पर टिकी होती है। चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ लेगी। लेवल 2 कन्वेंशनल, यहाँ नैतिकता इस पर आधारित है कि समाज क्या सोचेगा, अरे अच्छे लोग चोरी नहीं करते। और फिर आता है लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, यहाँ इंसान समाज के नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों पर चलता है, जैसे किसी की जान बचाना कानून तोड़ने से ज्यादा जरूरी। लेकिन रुकिए, कोलबर्ग की थ्योरी परफेक्ट नहीं थी, इस पर एक बहुत बड़ा सवाल भी उठाया गया। वो क्या था? चलिए जरा इसकी आलोचना पर नजर डालते हैं और फिर इन तीनों थ्योरीज को फटाफट समेटते हैं। और ये आलोचना किसी और ने नहीं, बल्कि उनकी ही एक स्टूडेंट कैरल गिलिगन ने की थी। उन्होंने कहा कि कोलबर्ग की थ्योरी जेंडर बायस्ड है, मतलब लैंगिक रूप से पक्षपाती है। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी सैंपल थे उस सब के सब लड़के थे। गिलिगन का तर्क ये था कि लड़के अक्सर न्याय या जस्टिस के नजरिए से सोचते हैं, जबकि लड़कियां देखभाल यानी केयर के नजरिए से सोचती हैं। तो चलिए, इन तीनों को अगर एक एक लाइन में समेटना हो तो कैसे याद रखेंगे? ऐसे, पियाजे का बच्चा है एक नन्हा वैज्ञानिक जिसके लिए उम्र और मैचुरेशन सबसे जरूरी है। वाइगॉत्स्की का बच्चा है एक सोशल लर्नर जिसके लिए समाज और भाषा सब कुछ है। और कोलबर्ग का बच्चा है एक जज जिसके लिए नैतिक तर्क यानी मॉरल रीजनिंग ही सबसे जरूरी है। बहुत बढ़िया, पर थ्योरी समझना एक बात है और एग्जाम में सवाल हल करना बिल्कुल दूसरी। तो चलिए एक सवाल हल करके देखते हैं। सवाल है, एक बच्चा एक पजल सॉल्व करते हुए अपने कामों को गाइड करने के लिए खुद से जोर जोर से बात कर रहा है। ये किसकी थ्योरी को दिखाता है? सोचिए जरा, बच्चा अपने काम को दिशा दे रहा है ना, वो भाषा को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो ये क्या हुआ? बिल्कुल सही, ये हुई वाइगॉत्स्की की प्राइवेट स्पीच। एग्जैक्टली। अगर वो बच्चा सिर्फ अपनी अपरिपक्वता दिखा रहा होता और उस बात का कोई मतलब नहीं होता, तब वो पियाजे की ईगोसेंट्रिक स्पीच होती। बस इसी एक छोटे से फर्क को समझना आपको एग्जाम में सीधे सही जवाब तक ले जाएगा।